चलिए, तो कल हमने पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। 2016 के मैथ्स के पेपर का। और आज अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है कि जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको डिस्कस करना। ठीक है, तो जैसे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला जो क्वेश्चन है वो है, पहला ही क्वेश्चन मैट्रिक्स का है कि एक सेकंड, ये थोड़ा सा बस चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा A इज इक्वल टू मैट्रिक्स में 1 2 3 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A स्क्वायर प्लस में 3A प्लस में 2Y। ठीक है, तो बेसिकली ये A क्या है, ये यही मैट्रिक्स है जो दिया है। अब आप पूछेगा ये I क्या है, तो मैं बोलूँगा I एक यूनिट मैट्रिक्स है। फिर आप मुझसे पूछेगा सर यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, तो मैं बताऊंगा कि यूनिट मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है, सबसे पहली बात तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब वो जिसमें कि रोज और कॉलम की संख्या बराबर हो। जैसे कि मैट्रिक्स होता है क्या, बेसिकली मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट होता है जिसमें रोज होते हैं और कॉलम होते हैं। हमको पता है मैट्रिक्स की कोई वैल्यू होती नहीं, वैल्यू किसकी होती है, डिटर्मिनेंट की। ठीक है, एक सेकंड बस। ठीक है, मैट्रिक्स की वैल्यू होती नहीं है, मैट्रिक्स एक बस अरेंजमेंट होता है जिसमें ये A11 है, A12 है, ये A13 है। ठीक है, मैं इसको कहता हूँ पहले रो का पहला आदमी, पहले रो का दूसरा आदमी, पहले रो का तीसरा आदमी। ये है आपका दूसरे रो का पहला आदमी, ये है दूसरे रो का दूसरा आदमी, और ये है दूसरे रो का तीसरा आदमी। यह है तीसरे रो का पहला आदमी, यह है तीसरे रो का दूसरा आदमी, और यह है तीसरे रो का तीसरा आदमी। ठीक है, इसको बेसिकली अपन डायगोनल बोलते हैं। ठीक है, इसको अपन बेसिकली क्या बोलते हैं, डायगोनल। ठीक, और ये जो होता है ये 1 2 3, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है उसको बेसिकली रो बोला जाता है, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको बेसिकली कॉलम बोला जाता है। तो यदि आप इसमें काउंट कीजिएगा तो देयर आर 1 2 3 रोज। इसमें कितने रोज हैं, 3 रोज हैं। और अगर आप पूछेगा कॉलम कितने हैं इसमें, तो 1 2 3 कितने हैं कॉलम। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ ये कितने क्रॉस का मैट्रिक्स है, तो क्रॉस का मैट्रिक्स बताना मतलब कितने रोज और कितने कॉलम है ये बताना। तो बेसिकली कितने क्रॉस का मैट्रिक्स हो जाएगा, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। तो ये 3 क्रॉस 3 क्या बताता है, बेसिकली कि 3 रो हैं और 3 कॉलम है। मतलब अगर कल को 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स हुआ तो सर 2 रो और 3 कॉलम, एग्जैक्टली। ठीक है ना, जितना भी ये 3 क्रॉस 3 2 क्रॉस 3 5 क्रॉस 3, इसमें पहला वाला जो होता है वो बताता है रो, और दूसरा वाला क्या बताता है, कॉलम। ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत जानकारी हमने मैट्रिक्स पे इकट्ठा कर ली। अब यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, अगर कल को मान जाइए कि रो और कॉलम बराबर रहे, रो और कॉलम क्या रहे, बराबर रहे। जैसे कि मान जाइए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, कितने रो है इसमें, 3, और कितने कॉलम है इसमें, 3। ठीक है सर, वो तो इसमें भी थे। मैंने बोला हाँ बिल्कुल। तो सर क्या एक स्क्वायर मैट्रिक्स था, मैंने बोला बिल्कुल हाँ ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें जितने रोज हैं और उतने ही कॉलम भी हैं। तो सर इसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है, इसमें ये 0 देख रहा है, 0 दिखाई दे रहा है, लेकिन जो इसके डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो 1 है। तो इस मैट्रिक्स का एक स्पेशल नाम होता है, दैट इज नोन एज यूनिट मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेड बाय आई। मतलब कि यदि सभी के सभी, सबसे पहली बात तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, मतलब रो और कॉलम बराबर होने चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या, कि सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स होने चाहिए, और वो भी कितने होने चाहिए, 1। अगर कल को डायगोनल के एलिमेंट्स और वो 1 है तो वैसे मैट्रिक्स हम कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे, यूनिट मैट्रिक्स। ध्यान रहे सिर्फ डायगोनल में ही मैट्रिक्स, डायगोनल में ही होने चाहिए, बाकी सब क्या होने चाहिए, 0। ठीक है, तो सबसे पहला बात ये कौन सा मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर में कौन सा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स। क्यों डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट है। ठीक है, और तीसरी डायगोनल है, वो भी 1 1 है, इसीलिए नाम होता है यूनिट मैट्रिक्स। मतलब अगर कल को सर डायगोनल एलिमेंट 2 2 होते तो यूनिट मैट्रिक्स नाम नहीं होता, नहीं, एग्जैक्टली नहीं। अब हम अपने एक्चुअल क्वेश्चन पे आते हैं, ये हम थोड़ी बहुत बात मैट्रिक्स को लेकर रिवाइज करें। अब हम बेसिकली अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, ए का स्क्वायर मतलब इसकी गुणा इसी से कर देनी है, फिर प्लस में 3 है तो आपको मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई आना चाहिए। अगर 3 की मल्टीप्लाई हो तो सबसे मल्टीप्लाई होगा, और फिर प्लस में 2i। ठीक है, तो इस सवाल को करते हैं बेसिकली। चलिए इधर देखिए।
ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है। अगर हम ए स्क्वायर की बात करें तो हमारे पास ए है 1 2 3 4, तो ए स्क्वायर की बात होगी तो इसी की गुणा कितनी हो जाएगी 1 2 3 4। सो बेसिकली मैट्रिक्स है कि डिटरमिनेंट है, मुझे चेक करना पड़ेगा। एक सेकंड, अगर ये डिटरमिनेंट है ये बेसिकली यहाँ पे मैट्रिक्स होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट हुआ तब तो हम डायरेक्ट डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर हमारा ए स्क्वायर और 3 और 2i तो बहुत सिंपल हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो अगर मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स में गुणा कैसे करते हैं? पहला चीज कि मैट्रिक्स में गुणा कैसे करते हैं? रो की इस कॉलम से, फिर इसी रो की इस कॉलम से। जैसे देखिए ये कितने का है 2 क्रॉस 2, ये कितने का है 2 क्रॉस 2। तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल हो पाती है। क्या ये 2 क्रॉस 2 है और क्या ये 2 क्रॉस 2 है? तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल हो पाती है जब इसका पीछे वाला और इसका आगे वाला मैच कर जाए। ठीक है, जब जिस दिन ये दोनों मैच करेंगे उसी दिन आप बोलिएगा मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, वरना आप ना बोलिएगा, फिर मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। तो सर बनने वाला जो मैट्रिक्स होगा, मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट करने के बाद मैट्रिक्स आएगा, वो कितने क्रॉस का होगा? मैंने बोला वो इतने क्रॉस का होगा, 2 क्रॉस 2 बचे वाले का। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करें तो 1 की मल्टीप्लाई किससे होगी? 1 से, तो बनेगा 1। 2 की मल्टीप्लाई 3 से, बीच में प्लस लेते जाते हैं तो 2 3 6। ये पहला आदमी आ गया। दूसरे आदमी के लिए इसकी गुणा इससे कर देते हैं, तो 1 में 2 की गुणा कितनी हो जाएगी 2, 2 में 4 की गुणा कितनी हो जाएगी a। पहला रो तैयार। दूसरा रो के लिए अब इसकी गुणा इससे, तो कितनी हो जाएगी 3 1 3, प्लस में 4 3 कितनी हो जाएगी 12। इसकी गुणा इससे करेंगे अब तो 3 2 कितनी हो जाएगी 6, प्लस में इसकी गुणा इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। यदि आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 6 1 7, 2 8 10, 12 13 15 और ये 16 और 6 कितना हो गया 22। ठीक है, चलिए तो देखिए ये 2 क्रॉस 2 का था, 2 क्रॉस 2 का था, मिलने वाला कितने का आया 2 क्रॉस 2 का, 2 रो और 2 कॉलम। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया ए स्क्वायर। अब 3a क्या होगा? 3a इसको मिटा, 3a क्या होगा बेसिकली इसी a में 3 की गुणा। तो मैट्रिक्स में यदि कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है किसी मैट्रिक्स से तो एक जन से मल्टीप्लाई नहीं होता, वो सभी जन से मल्टीप्लाई होता है। जैसे अगर आप 3 की मल्टीप्लाई कीजिएगा इसमें तो 3 बेसिकली सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो 3a कितना हो जाएगा 3, 3 2 6, 3 3 9 और 4 3 12। तो ये आपका 3a आ गया। 2i, तो i क्या होता है बेसिकली? अगर ये 2 क्रॉस 2 का है तो हमको i भी बनाना होगा 2 क्रॉस 2 का। तो i क्या होगा बेसिकली 1 0 0 1, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स और वो भी कितने 1। तो ये हो गया i। 2i के लिए क्या करें 2 की गुणा कर दें, मतलब इसमें 2 की गुणा तो कितनी हो जाएगी 2, इसमें 0 और इसमें कितनी हो जाएगी 2। तो बेसिकली आप तीनों को प्लस कर लीजिएगा। ये है आपका a स्क्वायर, ये है आपका 3a और ये क्या है 2i। प्लस कर लीजिएगा। मैट्रिक्स में कैसे प्लस होता है पता ही होगा। क्या ये 7 है, क्या ये 3 है, तो 7 3 10 और 10 2 12। तो पहला आदमी क्या बनेगा आपका 12। ठीक है, फिर दूसरे के लिए क्या कीजिएगा सभी का दूसरा दूसरा जोड़ते जाइए, 10 16 और 0 कितना हो गया 16। इसके लिए क्या कीजिए सभी जनों का ये जोड़ते जाइए, 15 0 और 9 कितना हो जाएगा 24। ठीक है, और फिर इसके लिए 22 2 24 और 24 और 2 कितना हो जाएगा 36। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, दिस इज आवर आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको बेसिकली इस सवाल में करना क्या था, सबसे पहले मैंने क्या सिखाया आपको कि दो मैट्रिक्स की गुणा करने आने चाहिए। इसकी गुणा हम पहले रो की पहले कॉलम से करते हैं तो पहला आदमी तैयार होता है, फिर पहले रो की दूसरे कॉलम से करते हैं दूसरा आदमी तैयार होता है, फिर दूसरे रो के लिए दूसरे रो की पहले कॉलम से मल्टीप्लाई ये वाला आदमी तैयार, दूसरे रो की दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई तो दूसरा आदमी तैयार। ठीक है, मतलब पहला रो जब जब भिड़ेगा इन लोगों से पहला रो आएगा, दूसरा रो जब जब इन दोनों से भिड़ेगा तो दूसरे रो के आदमी आएंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई आपको आना चाहिए।
दूसरी चीज फिर मैंने क्या सीखा कि किसी भी कांस्टेंट की गुणा होगी तो किसी एक जन ने नहीं बोला है कि सिर्फ मुझसे ही करना, सभी जनों से होती है मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई। और फिर मैंने सिखाया आपको कि यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है। यूनिट मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, बाकी सब जीरो होते हैं। और डायगोनल एलिमेंट्स कितने होते हैं? 1 1, ठीक है। यदि 1 1 नहीं होंगे तो आप उसको नाम क्या दे दीजिएगा? डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन जिस दिन 1 होंगे नाम क्या पड़ेगा आपका? यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। तो 2i मतलब 2 में i की गुणा तो कितनी हो जाएगी? गुणा सब में होता है, डिवाइड सब में होता है, प्लस सब में होता है, माइनस सब में होता है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर हमने क्या किया? तीनों मैट्रिक्स को जोड़ दिया, क्योंकि सामने वाला हमसे वही डिमांड किया तो हमने जोड़ दिया। तो पहला वाला आदमी सबका जोड़ता है तो रिजल्टेंट पहला बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें तो हमारा अगला सवाल है, अगला सवाल भी मैट्रिक्स का। देखिए तो मैट्रिक्स से काफी सवाल आपको मिलने वाला है। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल है आपका कि इसने बोला है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन x स्क्वायर। ये बेसिकली मेरा x थोड़ा एन टाइप में दिखता है तो इसको आप थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। ये x है, ठीक है। x क्यूब y स्क्वायर y क्यूब z स्क्वायर z क्यूब। इसको सॉल्व करना है, बेसिकली सिंप्लीफाई करना है। सामने वाले ने बोला है सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब देखिए ये डिटरमिनेंट तो है नहीं, कोई खुलेगा, मैट्रिक्स है, ठीक है। तो मैट्रिक्स है तो सबसे पहले मुझे समझ में क्या आ रहा है ना, एक काम किया जाए, क्यों ना इन दोनों को माइनस कर दिया जाए। मतलब रो 1 को लिखा जाए रो 1 माइनस रो 2। ऐसा क्यों सर? इसलिए ताकि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हो जाए। फिर हमको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले में कौन आता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। और यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनेगा और फिर हम क्या कर लेंगे? एक्स माइनस वाई क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे। देखिए तो अगर हम रो 1 माइनस रो 2 किए तो यहाँ लिखेंगे एक्स माइनस वाई, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है। ऐसा क्यों किया अभी हम जस्ट आपको पता चलने वाला है। इसको लिखेगा तो इसको भी इसमें से घटाकर लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? वाई माइनस जेड स्क्वायर, और इसको क्या लिखा जा सकता है? वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, ठीक है। नीचे वाले को ऐसे ही हम रहने दिए, ठीक है। अब देखिए मैट्रिक्स में से कॉमन कैसे निकलता है? पहले रो से कॉमन निकलता है, दूसरे रो से कॉमन निकलेगा, और तीसरे रो से, मतलब किसी एक रो से आप कॉमन ले सकते हैं या फिर किसी एक कॉलम से कॉमन ले सकते हैं। यदि इन सबों से पूछेगा कि तुम कॉलम क्या दोगे तो ये बोलेगा कि 1 मिनट रुको जरा, इसको खोलो फिर देखो क्या हम होते हैं। तो आपको पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये अलजेब्रा के फॉर्मूला है। और ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है? ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है? सोचिए ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है? हो गया क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करना था, ठीक है। चले का वीडियो पॉज नहीं दो, वीडियो पॉज है करा पर से फिर मैं समझाता हूं। चलो एक मैंने बी क्यू पर से भाई अब भोला बड़ा तो कैसे हुआ है? बेसिकली अलजेब्रा के फॉर्मूले थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। इसके फॉर्म में हमने तोड़ा, इसलिए तोड़ा ताकि देखिए दोनों में ए माइनस बी और ए माइनस बी कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम बेसिकली क्या करेंगे? पहले रो से पूछे कि तुम कॉमन क्या दोगे, ये बोला एक्स माइनस वाई कॉमन देंगे, एक्स माइनस वाई हमने कॉमन खींच लिया। दूसरे से पूछा तुम क्या कॉमन देंगे, उसने बोला वाई माइनस जेड कॉमन देंगे, वाई माइनस जेड हमने कॉमन खींच लिया। और जो भी कॉमन लेते हैं हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई में सब दिखाते हैं, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई लेने का तरीका, डिटरमिनेंट से भी हम ऐसे ही कॉमन लेते हैं। और निचले वाले से पूछे तुम क्या कॉमन दोगे, उसने बोला जेड कॉमन देंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद देखिए यहाँ 1 1 1 बच जाएगा और इसके यहाँ पे जो बच जाएगा वो हमने लिख दिया। सिंप्लीफाई करने के लिए पूछा था तो डायरेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यही। अगर ये डिटरमिनेंट होता तो फिर हमको इसको भी खोलना पड़ता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। इसको बेसिकली आपको tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगा देना है। चलिए एक बार दिखा देता हूं। क्वेश्चन है tan इनवर्स 2x
प्लस में tan इनवर्स 3x। क्या होता है tan इनवर्स a प्लस बी? कल एक दिन बात हुआ था कि tan इनवर्स a प्लस में tan इनवर्स b होता है tan इनवर्स के अंदर पूरी घटनाएं घटती है, मतलब एक बार ऊपर प्लस होता है और नीचे 1 माइनस ए बी। ये फॉर्मूला देखा होगा आपने tan a प्लस tan b का। क्या होता है tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, चलिए अगर इस फॉर्मूले की हम अप्लाई करें यहाँ पे, ठीक है, अगर हम अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऊपर ही ऊपर क्या हो जाएगा 2x प्लस 3x और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस 2x इंटू 3x। ठीक है, और ये कुछ दिया है क्या, इक्वल टू कुछ, सॉल्व फॉर x, x की वैल्यू निकालनी है आपको। और ये क्या दिया है π/4, सामने क्या दिया है π/4। ठीक है, चलिए अगर सामने π/4 दिया तो ये हो गया 2x प्लस में 3x अपॉन में 1 माइनस में ये कितना हो गया आपको 2 3 6x स्क्वायर इज इक्वल टू tan इधर जाएगा tan π/4 कितना हो जाएगा 1, तो ये ऊपर ऊपर से हो गया 5x और इधर कितना हो गया 1 माइनस में 6x स्क्वायर। अब बेसिकली क्वाड्रेटिक आ गया, x की दो वैल्यू आएंगी, आपको चेक करना पड़ेगा कौन पॉसिबल है और कौन नॉट पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली कितना आता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ से हो गया 6x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हो गया बेसिकली आपको 0 इज इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर माइनस में 5x। ठीक है, हम x स्क्वायर को बेसिकली पॉजिटिव कर लेते हैं, तो ये हो गया 6x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 1 इक्वल टू 0। यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x की दो वैल्यू आएंगी, आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन मूव करते हैं। अगला है y इज इक्वल टू, ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू साइन कॉस tan साइन इनवर्स x, ये क्वेश्चन है आपका। और आपसे पूछा है कि आप बताइए dy/dx कितना होगा। ठीक है, तो dy/dx कुछ नहीं होता है, बेसिकली हम सबको डिफरेंशिएट कर देते हैं बारी बारी, हम सबको क्या करेंगे डिफरेंशिएशन dy/dx। y क्या किए क्या होगा dy/dx। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, तो cos और अंदर कौन है ये, तो बस इसको एज इट इज लिख देना है cos में tan साइन इनवर्स x। ठीक है, ये हमने किसका किया साइन का। अब cos का करेंगे तो cos का क्या होगा माइनस साइन, ये मल्टीप्लाई में बेसिकली माइनस साइन और अंदर ही अंदर कौन है tan साइन इनवर्स x। ठीक है, हमने इसका डिफरेंशिएशन कर लिया, इसका कर लिया, अब कौन बचा tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x, x कौन है साइन इनवर्स x। ये हमने किसका कर लिया tan का। अब किसका करेंगे साइन इनवर्स x का। साइन इनवर्स x का डिफरेंस क्या होता है, कल एक दिन बात किए थे 1 अपॉन में रूट में 1 प्लस x स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर, तो ये बेसिकली आपका आंसर हो जाएगा बस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेट e की पावर x cos x। अब ये देखिए u.v का क्वेश्चन है आपको, अगर e की पावर x और cos x है, दो चीजें कभी भी मल्टीप्लाई में हो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर, हमको कौन सा रूल दिमाग में आता है u.v। ठीक है, u.v रूल क्या होता है बेसिकली एक बार वो सीख लेते हैं हम, टाइम आया अगर क्वेश्चन दिया है u.v का तो u.v का कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। u.v को बेसिकली बुलाया जाता है IBP, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इसमें एक रूल काम करता है ILATE, आइलेट। जैसे कि कभी भी आपको जिंदगी में इंटीग्रेशन ऑफ u.v मिले u.v dx, तो फॉर्मूला होता है u को साइलेंट, u को बिल्कुल साइलेंट रखिए, इनटू में v का कीजिए इंटीग्रेशन, माइनस में इंटीग्रेशन में जिसको आप साइलेंट रखे हो, जिसको आप साइलेंट रखे हो उसका कीजिए डिफरेंशिएशन, इनटू में यहां इंटीग्रेशन के बाद यहां जो भी बचा है उसको एज इट इज यहां कॉपी कर लीजिए। ये सवालों में हम करते हैं तो ज्यादा आसानी से आता है, और फिर ओवरऑल सबका क्या कर देना है आपको इंटीग्रेशन कर देना। ये सवालों में करते हैं तो ज्यादा आसानी होता है, फॉर्मूला में थोड़ा सा ये खतरनाक टाइप का लगता है, लेकिन डायलॉग आपको याद होनी चाहिए। डायलॉग क्या है, पहला वाला कॉपी, पहला वाला नहीं यू, पहला वाला नहीं यू, तो फिर सर डिसाइड कैसे करेंगे u.v, इसीलिए तो ये रूल बनाया ना, आप किसको u लीजिएगा किस फंक्शन को v लीजिएगा, इसी के लिए u है। I फॉर होता है इनवर्स फंक्शन, L फॉर होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, E फॉर क्या होता है अलजेब्रिक फंक्शन, T फॉर क्या होता है ट्रिगो फंक्शन, E फॉर क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जो भी पहले आएगा, जो भी पहले आएगा, लिख दे रहा हूं यहां पे, जो भी पहले
आएगा वह u बनेगा। ठीक है, इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। मतलब जो भी, जैसे मान लो कल को आपको u डॉट v में एक अलजेब्रा और एक ट्रिगो दिया, तो आपको आइलेट याद होना चाहिए क्या a और t में कौन पहले आता है, a पहले आता है। तो अलजेब्रा वाला फंक्शन क्या बनेगा u और ट्रिगो वाला क्या बनेगा v। उसके बाद से हम क्या करेंगे, u कॉपी v का इंटीग्रेशन माइनस में जिसको कॉपी उसका डिफरेंशिएशन इनटू में जो भी यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के बाद है उसको एज इट इज कॉपी। ठीक है, चलिए तो हमारा सवाल क्या है, e की पावर x इंटू कॉस एक्स। सवाल है e की पावर x इंटू कॉस एक्स। ठीक है, इससे पूछे कौन सा फंक्शन है, ये चिल्लाता हुआ बोलेगा कि भैया हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। फंक्शन में आपको बताया गया होगा कि e की पावर x cos x ये सभी कैसे फंक्शन। cos x कौन सा फंक्शन है, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसको बचपन से देखते आ रहे हैं। cos थीटा sin थीटा ये तो पता होना चाहिए बिल्कुल कि कौन सा फंक्शन है, ट्रिगो फंक्शन। अब देखिए ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक ट्रिगो फंक्शन। पूछेगा किसमें है, ये प्लस में है कि माइनस में है, मल्टीप्लाई में। किसमें है, मल्टीप्लाई में। अगर ये दोनों मल्टीप्लाई में है, एक एक्सपोनेंशियल और एक ट्रिगो है, तो हम इधर आइलेट देखेंगे। आइलेट में देखिए कौन पहले आ रहा है, एक्सपोनेंशियल की ट्रिगो, ट्रिगो कौन पहले आ रहा है, ट्रिगो। अगर ट्रिगो पहले आ रहा है तो ट्रिगो क्या बनेगा, u और एक्सपोनेंशियल क्या बनेगा, v। उसके बाद से हमारा ये फॉर्मूला कि u को कॉपी, कौन है u, u कौन है, cos x, कौन है u, cos x। अगर u है cos x तो cos x को कर दिए कॉपी। v का करेंगे इंटीग्रेशन, v का इंटीग्रेशन बोले तो e की पावर x इंटू डी एक्स माइनस में जिसको किया कॉपी, जिसको किया कॉपी उसका डिफरेंशियल। तो cos x का डिफरेंशियल क्या होता है, मेरे हिसाब से तो माइनस साइन एक्स होता है। क्या होता है, माइनस एक्स। जो किया इंटीग्रेशन उसको एज इट इज कॉपी। तो मेरे हिसाब से e की पावर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, e की पावर x, तो डायरेक्ट यहां पे लिख दे रहा हूं e की पावर x dx। ठीक है, चलिए इसको मिटाता हूं। इसको मिटाया, इसको मिटाया तो यहां से ये क्या हो गया, cos x e की पावर x dx, और ये माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस इंटीग्रेशन में sin x इंटू में e की पावर x dx। ठीक है, ये e की पावर x का इंटीग्रेशन तो हमने e की पावर x लिख दिया। ठीक है, देखिए सर यहाँ एक को तो संभाला, एक मल्टीप्लाई में था, यहाँ दूसरे ने फिर से अवतार ले ली, फिर से मल्टीप्लाई में आ गया। फिर से क्या करो सर, फिर से हाईलाइट लगाओ, क्या दिक्कत है, जब जब मल्टीप्लाई में आएगा तब तक हम हाईलाइट लगाते जाएंगे। अगर हाईलाइट लगाओगे तो इस बार फिर से एक्सपोनेंशियल और ट्रिगो, ट्रिगो को क्या बोलते हैं हम, ट्रिगो पहले आता है तो ट्रिगो बनता है u, एक्सपोनेंशियल बनता है v। अब यहाँ तक आते आते आप इतना सीख गए कि आप डायरेक्ट जरूर कर पाएंगे। तो ये होगा cos x इंटू में e की पावर x, ये dx हटा देता हूँ। ठीक है, प्लस में u के क्या करते हैं, u को चुपचाप कॉपी sin x इंटू में e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर x। ठीक है, e की पावर x माइनस में इंटीग्रेशन में जिसको किया कॉपी उसका डिफरेंशियल, तो क्या हो जाएगा ये cos x इंटू में e की पावर x, एज इट इज चुपचाप बैठेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा और बिल्कुल सुनिएगा ध्यान से, कभी भी आइलेट लगाइएगा, आइलेट का नाम ही आइलेट, सॉरी ये आईबीबी का नाम है इसलिए आईबीबी पड़ता है कि जब भी इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा यहाँ पे i इज इक्वल टू जरूर लिखिएगा। क्यों सर, क्यों, अब सोचिए फिर से आप आइलेट लगाइएगा, क्या फायदा होगा, क्या i इज इक्वल टू आपने ये मान रखा है, क्या फिर से वो आ रहा है, तो यहां लिख सकते हैं क्या ये पूरा खेल i इज इक्वल टू में चल रहा है, क्या ये i इज इक्वल टू में चल रहा है। ठीक है, और ये क्या है आपका, ये तो i ही है। ये देखिए क्या आपने यहीं से शुरू की थी इसको i मान के, इसलिए आईबीपी कभी भी करो तो शुरू में उसको i बोल दो, क्योंकि हो सकता है कि कल को किसी स्टेप में ऐसा ही फंक्शन फिर से दिख जाए, तो आप फिर फर्दर इसको करते रहिएगा तो कभी खत्म नहीं होगा। इससे अच्छा इसको i बोले थे आप, फिर से अपीयर हुआ तो इस ये भी क्या है, i ही है। तो ये इसको लिखा जा सकता है i इज इक्वल टू cos x इंटू ई की पावर x प्लस साइन एक्स इंटू ई की पावर x माइनस में i क्या हो जाएगा 2i, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 1/2। तब तक इससे पूछेगा तो e की पावर x कॉमन भी छोड़ चुका होगा और अंदर ही अंदर क्या बच जाएगा cos x प्लस में sin x। ठीक है, आंसर। तो ये हमने क्या सीखा इसमें, u डॉट v कैसे लगाया जाता है। u डॉट v कैसे लगाया जाता है, कभी भी इंटीग्रेशन में दो चीज गुणा में आ जाए चेक कर लेना इन चारों में से कोई है तो नहीं। अब एक बच्चे के मन में सवाल आया कि सर अगर कल को चारों में से कोई नहीं हुआ तो फिर हम u, देखो कौन वाला पार्टिसिपेट कर रहा है इंटीग्रेशन में, u की v,
देखो हर टाइम कौन पार्टिसिपेट कर रहा है इंटीग्रेशन, क्या भी ने यहाँ पे इंटीग्रेशन में पार्टिसिपेट किया, और यहाँ भी कौन कर रहा है, वी ही कर रहा है। क्यों, यहाँ पे भी तो सर, यहाँ पे तो यू कर रहा है ना, मैंने बोला नहीं यू नहीं कर रहा है, यू डैश कर रहा है। तो सोचो कौन हर टाइम इंटीग्रेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, वी। यू तो बच गया ना यहाँ पे तो एज इट इज कॉपी होके बच गया, और यहाँ डिफरेंशिएशन होके बच गया। तो कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, वी। तो जब भी अगर कल को ऐसा हो कि इन पांचों में से कोई ना मिल पाए, कोई पांचों में से ना मिल पाए, तो हम उसको भी मानेंगे जिसका इंटीग्रेशन इजीली हो पाए। ठीक है, जैसा सर इस दिन एक कोई एग्जांपल देना जरा, किस दिन ऐसा काम आए होगा। जैसे कि मान जाइए किसी ने आपको दे दिया इंटीग्रेशन में, इसको मिटाना पड़ेगा, फिर किसी ने आपको दे दिया इंटीग्रेशन में एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, तो आपको किसका इंटीग्रेशन पता है, एफ डैश एक्स का। कैसे सर, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन होता है एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एफ एक्स। तो किसी ने अगर आ गया कि किसी इन चारों फंक्शन में से कोई काम नहीं आएगा, तो फिर इस टाइम आईलेट फेल होगा। फिर हम ये फंडा याद रखेंगे, जिसको उसको भी मानेंगे जिसका इंटीग्रेशन क्या होगा, आसान होगा। ठीक है, और अगर आ गया तो जो पहले यू जो बाद में आया वो वी बनेगा, और फिर हम ये फॉर्मूला आगे यू साइलेंट, वी का इंटीग्रेशन माइनस में यू का डिफरेंशिएशन, और फिर भी का इंटीग्रेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर फोकस करेंगे। ये कुछ इंटीग्रेशन का पार्ट हमने रिवाइज कर लिया। तो आज क्या क्या रिवाइज कर लिया, इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत हमने रिवाइज करा दिया, आपको मैट्रिक्स रिवाइज करा दिया। ठीक है, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, प्लस कैसे करते हैं, ये सीख लिया हमने, और कॉमन लेना भी मैट्रिक्स में से सीख लिया। ठीक है, अगला पार्ट है हमारा वेक्टर। ठीक है, अगला पार्ट है वेक्टर। ये सर शायद कल के क्लास में ही बात हुई थी कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट भी वो आपसे पूछ सकते हैं। जैसे आज के दिन दिया ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस में 3j कैप माइनस में 5k कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू दिया है माइनस में 7i कैप प्लस में 6j कैप प्लस में 8k कैप। ठीक है, और आपसे क्या पूछा, ए क्रॉस बी। ठीक है, अगर कल को डॉट प्रोडक्ट पूछता तो क्या कर देते हम, बस कोएफिशिएंट को गुणा कर देते, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं था। बट अगर क्रॉस प्रोडक्ट पूछता है तो हमने आपको सिखा रखा है ऊपर आई कैप, जे कैप, के कैप। आई कैप का कोएफिशिएंट 2, जे कैप का कोएफिशिएंट -3, के कैप का -5। इसमें देखिए -7, 6, और यहाँ पे कितना हो गया 8। अब आपको डिटरमिनेंट खोलने आना चाहिए, डिटरमिनेंट खोल लीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बेसिकली प्रोबेबिलिटी का है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी मैंने अपने ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाया नहीं है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे नहीं, हम आगे मूव करेंगे। अगला है dy बाई डी एक्स माइनस 2y बाई एक्स इज इक्वल टू y की पावर 4। ठीक है, चलिए देखिए, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है बेसिकली, और यहां से आपको सॉल्यूशन प्राप्त करना है। ठीक है, तो यदि हम इसको ध्यान से देखें तो मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइम में सिखाया था कि 2y का होना, कितने y का होना, ये तो डायरेक्ट नोट्स का ही क्वेश्चन है मेरे। ठीक है, कि अगर 2y प्रेजेंट है, कभी भी 2y प्रेजेंट है, और एक y की डिग्री दूसरे वाले से बड़ी है, ठीक है, या बोले कि एक y की एक से बड़ी है, तो हम समझते हैं BDE, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सॉल्व होता है किस मेथड से, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, काम इंपॉर्टेंट है। काम क्या इंपॉर्टेंट है, 2y का पहचान क्या है, 2y का होना, एक y की डिग्री एक से बड़ी होनी, यूज BDE। कौन सा, BDE। अगर हमने BDE यूज किया तो यहाँ पहला स्टेप क्या होता है कि जो बड़ी वाली y है, बड़ी वाली y कौन है, पहला स्टेप, स्टेप 1, बड़ी y की डिग्री से डिवाइड करो, बड़ी y की डिग्री से डिवाइड करो। ठीक है, अगर हमने बड़ी y की डिग्री से डिवाइड किया तो देखना यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 1/y की पावर 4 इंटू में dy बाई डी एक्स, माइनस में यहाँ क्या हो जाएगा 2/x इंटू वाई क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y की, सॉरी इधर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब इधर ध्यान से देखें तो हम इसको बोलते हैं, ये है dy बाई डी एक्स के साथ वाला, कौन है ये, साथ वाला, और ये dy बाई डी एक्स का क्या है, पास वाला।
ये dy by dx के देखो पास बैठा है, dy by dx के साथ बैठा है। तो जो भी dy by dx के साथ वाला हो, सॉरी पास वाला हो, देखो dy by dx के पास वाला y कौन है, उसको t मान लो। अगर हमने 1 में y की पावर क्यूब को t मान लिया, ठीक है, इसको मिटाता हूं। मैं बेसिकली बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, इतना आराम से मैं पढ़ाता नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन चूंकि ऑनलाइन क्लासेस है आपको एक एक चीज़ आराम से समझनी है, इसलिए थोड़ा सा हम स्पीड को स्लो रख रहे हैं। तो 1 में वाई क्यूब इज इक्वल टू क्या मान लिया, टी मान लिया। इससे फायदा क्या होगा, अगर हमने 1/वाई क्यूब को टी मान लिया तो ये क्या लिखा है, वाई की पावर -3 इज इक्वल टू टी। अगर इसका डिफरेंशिएशन कोई बच्चा सोच जाए तो डिफरेंशिएशन होगा -3 वाई की पावर -4। क्या यही होगा, क्या -3 सामने आएगा और y में -3 -1 कितना हो जाएगा, -4 इज इक्वल टू टी। तो ये क्या लिखा है, सॉरी dy by dx तो आया ही नहीं, इनटू में dy by dx इज इक्वल टू dt by dx, ठीक है। तो ये लिखा है -3 में y की पावर 4 इंटू में dy by dx इज इक्वल टू dt by dx। क्या यही लिखा है, ठीक है। यहां से देखोगे तो ये पूरा रिप्लेस हो सकता है। कैसे रिप्लेस हो सकता है, क्या ये है, क्या इसकी जगह लिखा है 1 में y की पावर 4 इंटू में dy by dx की जगह हम लिख सकते हैं -1 में 3 dt by dx। क्या ये चीज लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो बस उसको लिखने की जरूरत है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो -1 में 3 इंटू में dt by dx, माइनस में तब तक ये क्या हो चुका है 2 में, उसको देखिए वो क्या हो गया x इंटू में, और 1 में y क्यूब को क्या बोला था हमने, t। 1 में y क्यूब को t माना था, तो ये क्या लिखा है 2t by x। क्या लिखा है 2t by x इज इक्वल टू, इधर क्या है, इधर तो 1 है, ठीक है। फिर हमको एक कॉन्सेप्ट याद है कि dt by dx या dy by dx जितने भी होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइम में हमेशा कैसा बैठते हैं, अकेला। अकेला बैठने का मतलब हमको -1/3 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। इधर किया तो ये तो अकेला हो गया, तब तक इसको दिक्कत होगी। ये हो गया प्लस में 2t by x इंटू में कितना हो गया 1/3 से हमने डिवाइड किया तो ये कितना हो गया इंटू में 3 इज इक्वल टू ये कितना हो गया 3, ठीक है। हमने बेसिकली क्या किया, सॉरी ये -3 हो जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा -3, ठीक है। तो ये आ गया बेसिकली dt by dx प्लस में 60 में x इज इक्वल टू -3, इतना आ गया। अब यहां से तो बिल्कुल आसान है। कैसे आसान है, कौन सा थ्योरम बोलो, LDE, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, e की पावर इंटीग्रेशन में हम सिखाते हैं जो कॉमन है, कॉमन देखो यहाँ क्या है t, कॉमन क्या है t, जो कॉमन है उसके पास वाला कौन है, कॉमन के पास वाला t क्या कॉमन है, t के पास वाला कौन है 6/x इंटू में नीचे वाला कौन है dx, मतलब किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, तो जो नीचे प्रेजेंट होगा, नीचे कौन है dx। तो अगर इससे पूछोगे तो ये तो 6 तो बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा e की पावर 6 और ये 1/x क्या हो जाएगा ln x। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है ln x, e से ln खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये 6 क्या आ जाता है पावर में, हमेशा ये 6 कहाँ होता है, ये जो नीचे बैठा वाला पावर में, तो क्या हो जाएगा x की पावर 6। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया x की पावर 6। फिर हम इक्वेशन तक कैसे पहुंचते हैं, तो इक्वेशन का हिंदी में बिल्कुल मैंने लिखवा रखा है अपने नोट्स में कि क्या होता है कि y इंटू में इक्वल टू के क्या होता है y इंटू में इफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में, ठीक है। इक्वल टू के बाद ये बिल्कुल हिंदी में लिखवा रहा हूँ, फॉर्मूला क्या होता है इक्वेशन तक पहुंचने का। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले पता करते हैं कॉमन क्या यहाँ पे dt है और यहाँ पे t है, तो t कॉमन है। यदि t कॉमन है तो हमने क्या दिखा, इफ निकालने का फॉर्मूला e इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में जो कॉमन है उसके पास वाला, हिंदी में लिख लेना, अगर अभी तक नहीं पढ़ा होगा तो हिंदी में लिख लेना बिल्कुल कि जो कॉमन है उसके पास वाला कौन है, उसके पास वाला 6/x कौन है 6/x इंटू में किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, जो नीचे होगा, तो इंटू में dx। तो फिर हमने वहां से इफ डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि इफ निकालो, तो हम इफ निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इक्वल टू के बाद वाला इंटू में इफ, ठीक है, ये तरीका होता है। तो ये y इंटू में इफ क्या निकाले हम x की पावर 6 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में इक्वल टू के बाद वाला कौन है -3 इंटू में x की पावर 6
इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा y x की पावर 6 इज इक्वल टू -3 तो बाहर हो जाएगा x की पावर 7 अपॉन में 7 और इंटीग्रेशन हो रहा है तो प्लस में k 1 लगा लेंगे। ठीक है, ये हमारा कौन सा सॉल्यूशन आ जाएगा, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये यहाँ तक हम पहुँच गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट इंटीग्रेशन में लॉग, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है डायरेक्ट फ्रॉम नोट्स। ठीक है, तो पिछला वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और इसमें से मुझे लगता है कि 80% क्वेश्चंस आर डायरेक्टली फ्रॉम नोट्स। ठीक है, जो पढ़ाया हुआ है डायरेक्टली नोट्स से ही है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन में लॉग साइन एक्स, उसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। प्रॉपर्टी 4 लगा के बिल्कुल सॉल्व करते हैं। प्रॉपर्टी 4 क्या होता है, किंग एंड ऐड प्रॉपर्टी, डेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ाया हुआ है। डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन बेसिकली एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी चैप्टर है। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन के मुताबिक थोड़ा सा लिटिल बिट टफ माना जाता है। होता क्या है बेसिकली, इसमें प्रॉपर्टीज पढ़नी होती है, जिससे कि क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन में 0 से π/2 log sin x dx। ठीक है, या फिर log cos x dx भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए कैसे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कभी भी ट्रिग्नोमेट्री हो, कभी भी क्या हो, ट्रिग्नोमेट्री हो और 0 से कुछ π/2 दो, पाई दे, कुछ भी दे इस टाइप का, तो डायरेक्ट लगता है प्रॉपर्टी संख्या 4। या फिर मैं बताता हूं दूसरी बार में कि कुछ भी ना समझ में आए डेफिनेट इंटीग्रेशन में, प्रॉपर्टी संख्या 4 लगा। प्रॉपर्टी संख्या 4 क्या होती है, प्रॉपर्टी संख्या 4 में बेसिकली x की जगह हम रखते हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स। तो यहां अगर हम प्रॉपर्टी 4 लगाएंगे तो x इज इक्वल टू क्या रखेंगे, अपर प्लस लोअर माइनस एक्स। अपर क्या है π/2, माइनस में लोअर क्या है 0, तो डायरेक्ट रख दिए π/2 माइनस एक्स। यदि हम π/2 इसको पहली इक्वेशन मान लेते हैं, अगर ये हम प्रॉपर्टी 4 लगाना है, प्रॉपर्टी 4 लगाना मतलब अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स रखना, किसकी जगह, किसकी जगह, एक्स की जगह। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, ये लॉग, ये हो जाएगा साइन π/2 माइनस एक्स। अब ये आई है तो ये भी तो आई ही होगा क्योंकि किया गया हमने, बस एक्स की जगह रख दिया इंटीग्रेशन में 0 से π/2। ठीक है, ब्लू मार्कर कहाँ गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेशन में लॉग साइन π/2 माइनस एक्स क्या हो गया, ये आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में लॉग साइन π/2 माइनस एक्स कितना होता है, कॉस एक्स। कितना होता है, कॉस एक्स। तो ये हो गया इंटीग्रेशन में लॉग कॉस एक्स, कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2 तक। ठीक है, ये हमारी कौन सी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 2। अगर ये इक्वेशन नंबर 2 है तो हम क्या करें, दोनों को ऐड कर दे। किंग प्रॉपर्टी में क्या की जाती है, आगे किंग लगाया जाता है, मतलब एक्स की जगह रखी जाती है। फिर जो दूसरा इक्वेशन आता है उसके पहले इक्वेशन से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं फर्स्ट प्लस में सेकेंड, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन में इधर तो हो जाएगा 2i और इधर क्या हो जाएगा लॉग साइन एक्स प्लस में लॉग कॉस एक्स। सर दो इंटीग्रेशन को एक इंटीग्रेशन कैसे बना दिया, इसको और इसको कैसे जोड़ दिया, मैंने बोला जब भी लिमिट सेम हो ना बेटा, जब भी क्या सेम हो, लिमिट सेम हो, जब भी लिमिट सेम हो तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों को सिंगल ऐड कर सकते हैं। लेकिन लिमिट सेम नहीं हो तो फिर नहीं कर सकते। अगर कल को यहाँ 0 से π/2 रहा और यहाँ 0 से पाई रहा, फिर हम दोनों को ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, ऐड तभी कर सकते हैं जब लिमिट क्या हो, सेम हो। तो ये हो गया लॉग साइन एक्स प्लस में लॉग कॉस एक्स। अब हमको पता है चीजें लॉग में क्या होती हैं, गुणा होती हैं, तो ये लिखा है लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। कहां से कहां तक, 0 से π/2 तक। इधर कहां नहीं चल रहा है, 2i इज इक्वल टू, तो बेसिकली इतना नोट कीजिए, हमको शायद मिटाना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है। अब हमको पता है कभी भी जिंदगी में आपको कभी भी याद रखना, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स गुणा आ जाए ना, तो आप क्या करना है, इसके सामने 2 लगा देना। क्यों, क्योंकि साइन एक्स और कॉस एक्स को जरूरत होती है सामने 2 की। क्यों जरूरत होती है सर, क्योंकि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है साइन 2x। ठीक है, जिस दिन ये गुणा को आप सिंगल बनाना चाहते हैं उस दिन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स के गुणा के सामने क्या लगा दीजिए 2। सर आपके मन में ख्याल कैसे आया कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को ऐसा करे, क्योंकि मैंने पढ़ा है कि इंटीग्रेशन में कभी भी अगर चीज़ें मल्टीप्लाई में हो ना तो फिर इंटीग्रेशन करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसलिए हमने सोचा कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ये बेकार में आप 2 देख रहे हैं, ये क्या है, ये तो बेसिकली एक ही है, बस 2 लगाने की जरूरत है। तो हमने क्या किया, इंटू में 2 अपॉन में 2 लगा दिया। अब इतना लेते ही ये तो अपने फोटो चेंज कर लिया, ये तो साइन 2x हो गया। तो ये हो गया 2i इज इक्वल टू क्या हो गया, लॉग ऊपर ऊपर क्या हो गया साइन 2x,
तब तक ये डिवाइडेड बाई 2 होगा, और हमको पता है लॉग में डिवाइड को हम क्या लिख सकते हैं, log 2 कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2 तक। अब आप इसका कर सकते हैं इंटीग्रेशन, log 2 का क्या हो जाएगा, log 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और इनटू में x, और x की जगह क्या रख देंगे π/2। तो इसको बेसिकली रेस करते हैं, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं हम। हमने क्या किया, किंग प्रॉपर्टी लगाया, सबसे पहले किंग और फिर ऐड। अब ये लिखा है 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में log साइन, तब तक इधर देखना, तब तक हम क्या कर रहे हैं, 2x को t मान ले रहे हैं, ठीक है। 2x को क्या मान लिया हमने, t, इधर साइड में कोने में 2x को क्या मान लिया, 2 मान लिया। यदि tx को t मान लिया तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt/2, dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt/2, और लिमिट भी चेंज होगी। लिमिट पहले कैसी थी, 0 से π/2, मतलब x की जगह 0 π/2 था, अब t की जगह क्या हो जाएगा, रखो 0 यहाँ पे, मेरे साथ यहाँ पे 0 रखो, अगर 0 रखा x की जगह 0 तो t की जगह क्या हो जाएगा 0, π/2 रखा तो t की जगह क्या हो जाएगा पाई, क्या रखा π/2 रखा तो क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/2 × 2 क्या हो जाएगा पाई। तो इंटीग्रेशन में 0 से हम लिख सकते हैं पाई साइन t, log साइन t, माइनस में तब तक इसका इंटीग्रेशन क्या हो चुका होगा, log t, 2 इंटू में π/2, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो बस लिमिट आधे करने की जरूरत है। अगर कल को लिमिट आधी होगी तो ये हमारा क्वेश्चन ही है, जो क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन क्या था इंटीग्रेशन में, ये था सवाल, क्वेश्चन क्या था, log sin x 0 से π/2, यही था हमारा क्वेश्चन। ये था हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जैसा ये फोटो बन सकता है, कब बन सकता है, जब इस लिमिट को आधी कर दी जाए, मतलब पाई से कितनी कर दी जाए, π/2। तो यहां लगेगा, यहां हमको क्या करना है, लिमिट को हाफ करना है। लिमिट को क्या करना है, हाफ। तो प्रॉपर्टी संख्या 5 लग जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी यहाँ, प्रॉपर्टी संख्या 5। जब भी लिमिट को आधी की जाए, मतलब 2i इज इक्वल टू 0 से π/2, आपने क्या कर दिया, लिमिट को आधा किया है, तो यहाँ 1/2 से नीचे 1/2 से गुणा कर दिया जाता है। अगर आप लिमिट को 4 टाइम्स कम करते तो 1/4, 8 टाइम करते तो 1/8, ठीक है। तो लॉग यहाँ पे क्या हो गया, लॉग साइन, और प्रॉपर्टी संख्या 1 लगाकर हम t की जगह क्या रख सकते हैं, x रख सकते हैं, माइनस में log 2 इंटू में π/2। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, i, क्योंकि हमने क्वेश्चन को i ही माना था। तो 2i इज इक्वल टू क्या लिखा है, ये हाफ i माइनस में log 2 इंटू में π/2। तो यहाँ से क्या हो गया, 2i प्लस 2i माइनस में हाफ i इज इक्वल टू माइनस log 2 इंटू में π/2। तो यहाँ से 2i माइनस में हाफ i कितना हो गया, 4i माइनस में i/2, तो ये कितना हो गया, 3i/2 इज इक्वल टू माइनस log 2 इंटू में π/2। तो यहाँ से बेसिकली आप i निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो देखिए, बेसिकली मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। कहाँ पे मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पे dt/2 होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या होगा, dt/2, तो यहाँ पे dt/2 होना चाहिए, ठीक है। तो 1/2 इधर आएगा, 1/2 सामने, ठीक है। तो 1/2 सामने आएगा, ये 1/2 सामने, और फिर यहाँ से 1/2 आएगा, ठीक है। यहाँ से हमने आधा किया तो बेसिकली 2 इंटू में कितना आ गया, 1/2, तो 2 से 2 खत्म हो गया, तो ये कितना हो गया, ये बच गया। और फिर हम इसको क्या लिखेंगे, i, तो 2i माइनस क्या होगा i, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस log 2 इंटू में π/2। तो बेसिकली हमने यहाँ पे हाफ छोड़ दिया था, इसीलिए हमारा थोड़ा सा आंसर मिस्टेक आ रहा था, ठीक है। तो बस आपको समझ में आना चाहिए प्रॉपर्टी 4 कैसे लगता है। और प्रॉपर्टी 4 के बाद से यदि आपको लिमिट आधी करनी है तो फिर क्या कर दी जाती है, 2 से सामने गुणा कर दी जाती है। देखिए 2 से हमने क्या कर दिया है, गुणा कर दिया है, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, और हमने लिमिट को क्या किया है, आधा किया है, तो सामने 2 की गुणा कर देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना एंड इतना कट द XY प्लेन। चलिए देखिए अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन बेसिकली 3D का है। अगेन ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, लेकिन डायरेक्टली फ्रॉम माय नोट्स, ठीक है। ये क्वेश्चन भी और इसके पिछला वाला क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन नोट्स में कराया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा बस लेंदी है, बाकी कुछ नहीं है। आपको थोड़े बहुत काम करने के पड़ेंगे, आपको प्रॉपर्टी 4 लगानी पड़ेगी, आपको प्रॉपर्टी 5 भी आनी चाहिए, आपको लिमिट भी सब्सटीट्यूट करने आना चाहिए, ठीक है। सब्सटीट्यूशन इन डेफिनेट इंटीग्रेशन।
अगला सवाल है, जो पॉइंट है वो है 1, -2, 3 और Q है 4, 7, 8। ठीक है, ये बेसिकली एक लाइन है, ठीक है, P और Q से ज्वाइन करती हुई एक लाइन बनाई जा रही है, जो लाइन XY प्लेन को कट कर रहा है। अब सुनना, अगर XY प्लेन को कट कर रहा है, अगर XY प्लेन को वो लाइन कट कर रहा है, तो लाइन R वेक्टर क्या होगा, XI कैप प्लस में YJ कैप। क्यों सर, Z कैप क्यों नहीं होगा, क्योंकि XY प्लेन को कट कर रहा है ना। अगर XY प्लेन को कट कर रहा है तो Z क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, Z क्या होगा, ठीक है, तो क्या हो गया, XI कैप प्लस में YJ कैप। ठीक है, जब भी XY प्लेन को कट किया तो Z कैप 0, XZ प्लेन को कट किया तो Y 0, और ZY प्लेन को कट किया तो X वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो यदि इससे पूछेगा कि लाइन का इक्वेशन क्या है, तो ये तो बोलेगा R वेक्टर क्या होगा, 1 - 4 I कैप प्लस में -2 -7 J कैप प्लस में 3 - 8 K कैप, यही होगा। ठीक है, दो पॉइंट को ज्वाइन करती हुई लाइन कैसी होती है, ऐसी ही होती है ना। दोनों के DR को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया बेसिकली। तो ये कितना हो गया, -3 I कैप, क्या यही होगा, क्या हम सही जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, R वेक्टर कितना होता है, हमने सिखाया हुआ है लाइन की इक्वेशन कैसे सीखते हैं। जब भी दो पॉइंट लाइन पे पाई जाती है तो R वेक्टर क्या होता है, A वेक्टर प्लस में लैम्डा B वेक्टर, क्या यही होता है। A वेक्टर क्या होता है, फिक्स्ड पॉइंट, और B वेक्टर क्या होता है, DR ऑफ द लाइन। अब सर फिक्स पॉइंट तो कोई भी ले सकता है ना, बिल्कुल ना, एग्जैक्टली आप कोई भी फिक्स पॉइंट ले सकते हैं, क्योंकि ये भी फिक्स पॉइंट है और ये भी फिक्स पॉइंट है। तो R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर, A वेक्टर की लेट्स से मैंने लिख दिया 1, -2, 3 प्लस में लैम्डा B वेक्टर, B वेक्टर बोलिए, B वेक्टर क्या हो जाएगा, 4, 7, 8। अब बेसिकली यहाँ से आप लाइएगा, फिर आप कंपेयर कर दीजिएगा, आपका आंसर आएगा। और बेसिकली आपको सवाल में पूछा क्या है, सवाल में आपको कोऑर्डिनेट्स पूछा है, सवाल में आपको क्या पूछा है, कोऑर्डिनेट्स। तो आपको XYZ पूछा है। तो यदि इस R वेक्टर को देखिएगा तो R वेक्टर क्या लिखा है, -1 I कैप -2 J कैप प्लस में 3 K कैप प्लस में 4 लैम्डा I कैप प्लस में 7 लैम्डा J कैप प्लस में 8 लैम्डा K कैप, क्या यही लिखा है। ठीक है, अब देखिए I कैप वाले टर्म से कॉमन लेते हैं, I कैप वाले टर्म से क्या करते हैं, कॉमन। क्या ये I कैप है, ठीक है, और I कैप कहाँ गया, यहाँ से, इससे कॉमन लीजिएगा तो I कैप कॉमन आएगा, तो अंदर ही अंदर क्या बच जाएगा, -1 प्लस में 4 लैम्डा, क्या यही बच जाएगा। J कैप वाले टर्म से कॉमन लीजिएगा J कैप, और J कैप क्या ये होगा, तो प्लस में J कैप अंदर ही अंदर क्या बच जाएगा, -2 प्लस में 7 लैम्डा। ठीक है, K कैप वाले से कॉमन लीजिएगा, तो K कैप वाले से K कैप कॉमन, तो क्या हो जाएगा, अंदर ही अंदर 3 प्लस में 8 लैम्डा। ठीक है, अगर ये R वेक्टर है और ये भी R वेक्टर है, तो दोनों का I कैप, J कैप, K कैप का कोएफिशिएंट बराबर होना चाहिए। यदि हम कंपेयर कर दें, कंपेयर, तो क्या लिखा है, X इज इक्वल टू क्या लिखा है, -1 प्लस में 4 लैम्डा, Y इज इक्वल टू क्या लिखा है, -2 प्लस में 7 लैम्डा, और Z इज इक्वल टू क्या लिखा है, Z इज इक्वल टू क्या लिखा है यहाँ पे, x प्लस वाई प्लस जेड। जेड क्या कितना है, क्या उसमें जेड है, जेड कुछ नहीं है तो 0, जेड कितना है, कुछ नहीं है तो 0, किसके बराबर हो जाएगा, 3 प्लस में 8 लैम्डा। ये वाला टर्म 0 होना चाहिए ना, क्योंकि ये XY प्लेन को कट कर रहा है, तो ये 0। क्या यहाँ से लैम्डा निकल जाएगा, लैम्डा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा लैम्डा यहाँ से, -3/8। अब आप लैम्डा को इसमें रख दीजिएगा, लैम्डा को इसमें रख दीजिएगा, आपके x कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, y कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, और z कोऑर्डिनेट आपका कितना होगा, वो तो 0 ही होगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा -4/5 -37/5 और 0। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 2016 का पूरा क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कस कर लिया। 3D में क्या सीखा, लास्ट क्वेश्चन XY प्लेन को कट गया तो Z वाला 0, XZ प्लेन को कट करता तो Y वाला 0, और YZ प्लेन को कट करता तो X वाला 0। जो भी इसमें नहीं है वो क्या होगा, 0। ठीक है, तो हमने सीखा कि कैसे हमने
वेक्टर की लाइन इक्वेशन कैसे तैयार की, तो कोई भी वेक्टर का लाइन क्या, वेक्टर लाइन इक्वेशन क्या होता है, ए वेक्टर प्लस में लेमडा बी वेक्टर, जहाँ ए वेक्टर क्या होता है फिक्स पॉइंट और बी वेक्टर क्या होता है डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन। फिर ये ए वेक्टर था प्लस में लेमडा बी वेक्टर, फिर हमने यहाँ से अपना वाला आर वेक्टर लाया जो उसने कोऑर्डिनेट दिया था उसके माध्यम से, और इसके आर वेक्टर से, इसके दिए हुए आर वेक्टर से हमने क्या किया, कंपेयर कर लिया। यहाँ से लेमडा के नाम पे भी उसने लेमडा निकालने का भी तरीका बताया था, क्या 0 = 3 + 8 लेमडा, इक्वेशन है, लेमडा की वैल्यू निकाली, यहाँ पे पुट किया, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है, तो थैंक यू। इसी के साथ हमारा 2016 का मैथ्स का पूरा कंप्लीट डिस्कशन पेपर आ गया। अगले लेक्चर में जब हम आएंगे तो फिजिक्स का जितने भी डेरिवेशन हैं आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, मैग्नेटिज्म में, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, वेव ऑप्टिक्स में, जितने भी डेरिवेशन है सारे के सारे डेरिवेशन हम यहाँ पे आपको कराएंगे एग्जाम से पहले। तो एग्जाम से पहले उसको देखना जरूर, उसको देखें, ठीक है, उसको देखना बिल्कुल भी ना भूलें। और मैथ्स का तो हम अगला क्वेश्चन पेपर जो 2017 का वो डिस्कस करते हुए मिलेंगे। चलिए, थैंक यू।